मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे थे वह टॉपिक है आपको विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, यह टॉपिक जो है हम आपको पढ़ा रहे थे। किन परिस्थितियों में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई यह बात हम आपको बता दिए थे। दूसरी बात, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुआ था यह भी बात हम आपको बता दिए थे। तीसरी बात, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जो विवाद हो रहा था उस विवाद का कारण कौन कौन सा क्षेत्र था, उस विवाद का कारण कौन कौन सा क्षेत्र था यह बात भी हम आपको बता दिए। और साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कितने वंश के शासकों ने शासन किया था यह भी बात बता दिए थे। और जब बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ तो बहमनी साम्राज्य के विघटन होने के बाद कितने प्रांतों का उदय हुआ था यह भी बात हम आपको बता दिए। यह तमाम प्रकार के चीजों से अवगत हम पिछले क्लास में आपको करवाए थे। तो अब आज के क्लास में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जहां तक हम आपको बता दिए हैं वहां से आगे होंगे कंटिन्यू, लेकिन पिछले क्लास के 2-4-5 क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं ताकि पता चल सके कि जो है आपको याद है या नहीं है। तो आप एक एक करके सम्मिलित रूप से ही सब लोग जवाब दीजिएगा। विजयनगर, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीत का शहर, जीत का शहर होता है। बहुत बढ़िया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में हुई है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? हरिहर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई है? 1300। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हसन गंग। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना जब हुई थी उस समय भारत के भीतर किस वंश का शासन, किस वंश का शासन? तुगलक वंश। और शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके बाद आगे बताइएगा कि जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य था, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जो आपसी विवाद होता था वो आपसी विवाद 3 क्षेत्र को लेकर होता था। कितने क्षेत्र को लेकर? 3 क्षेत्र। जो 3 क्षेत्र को लेकर होता था उसमें पहला क्षेत्र कौन है? कौन है? मराठावाड़ प्रदेश। और दूसरा कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र, सॉरी कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी। और तीसरा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र, तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र। ये 3 क्षेत्रों को लेकर दोनों साम्राज्य के बीच जो है आपसी विवाद होते रहता था। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कितने वंश के शासकों ने शासन? सबसे पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा। बात क्लियर है? विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ है वह किस युद्ध से हुआ? तालिकोटा के युद्ध से। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहां पर मिलते हैं वर्तमान में? कहां पर मिलते हैं? हम्पी में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? विजयनगर साम्राज्य हिंदू साम्राज्य था या मुसलमान? और बहमनी मुस्लिम। बहमनी और बहमनी साम्राज्य का जब विघटन हुआ तो बहमनी साम्राज्य कितने प्रांत में? 5 प्रांत में बटे थे। वो 5 प्रांत में कौन कौन था? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। बीदर और बरार। इतना बात पिछले क्लास में हम आपको बताए थे। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं। देखिए, तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत सबसे पहले हम विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं। जो विजयनगर साम्राज्य है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाला जो पहला राजवंश है वह आपको संगम वंश है। वह आपको संगम वंश है। और अगर हम संगम वंश की बात करें तो जो संगम वंश है इसका शासन रहा है 1336 से लेकर 1485। 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक जो है आपको संगम वंश का शासन रहा है। संगम वंश का जो ये शासन रहा है, इस शासन के दौरान, इस शासन अवधि के दौरान संगम वंश में कई सारे शासक हुए। जैसे कि इस शासन अवधि के दौरान संगम वंश में हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, इमादी देवराय, इसके बाद जो है आपको विरूपाक्ष, समझिए विरूपाक्ष, ये तमाम शासक जो है आपको संगम वंश के अंतर्गत हुए। कृष्णदेव राय आपको संगम वंश का शासक नहीं है, तुलुब वंश का शासक है, तुलुब वंश का शासक है। तो संगम वंश के अंतर्गत जो है ये तमाम शासक हुए। संगम वंश का शासन जो 1336 से 1485 के बीच रहा है, इस अवधि के दौरान संगम वंश के अंतर्गत शासन करने वाला जो प्रथम शासक है
उसका नाम है आपको हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम, जो हरिहर प्रथम है, हरिहर प्रथम का शासन है 1336 से लेकर 1356, 1336 से लेकर 1356। यह जो है आपको हरिहर प्रथम का शासन है। हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाले संगम वंश के प्रथम शासक हुए और साथ ही साथ यह विजयनगर साम्राज्य का भी प्रथम शासक हुआ। जब इन्होंने शासन करना शुरू किया तो इन्होंने सर्वप्रथम अपनी राजधानी आनेगोंडी को बनाया था। इन्होंने सर्वप्रथम अपनी राजधानी आनेगोंडी को बनाया था, आनेगोंडी को बनाया था। और हरिहर प्रथम अपने शासन के 7वें वर्ष, अपने शासन के 7वें वर्ष यानी 1336 प्लस 7 कीजिएगा तो 1343 आ जाएगा। तो हरिहर प्रथम ने 1343 ईस्वी में अपनी राजधानी को आनेगोंडी से हटाकर विजयनगर बना लिया। आनेगोंडी से हटाकर विजयनगर को बना लिया, विजयनगर को बना लिया। और जो उस समय का विजयनगर था, विजयनगर नामक शहर था, उस समय के विजयनगर नामक शहर को आज के डेट में हम लोग हम्पी कहते हैं, हम्पी कहते हैं। और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत सबसे लंबे अवधि तक राजधानी विजयनगर ही बनी रही है। इसी वजह से विजयनगर की राजधानी विजयनगर को ही माना जाता है। तो हरिहर प्रथम ने ही अपनी राजधानी को आनेगोंडी से विजयनगर बनाया। हरिहर प्रथम का जो सलाहकार था या जो उनके गुरु थे वे आपको संत विद्यारण्य थे, और संत विद्यारण्य ही इनके प्रधानमंत्री भी थे, संत विद्यारण्य ही इनके सलाहकार भी थे। तो जो हरिहर प्रथम है, हरिहर प्रथम का सलाहकार या प्रधानमंत्री संत विद्यारण्य था, संत विद्यारण्य था। और संत विद्यारण्य के दिशा निर्देश में ही हरिहर प्रथम तमाम प्रकार के कार्यों को अंजाम दे रहे थे। और जब विजयनगर साम्राज्य के शासक हरिहर प्रथम ही थे तो इन्हीं के शासन के दौरान महाराष्ट्र के भीतर बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई। इन्हीं के शासन के दौरान 1347 ईस्वी में जो है महाराष्ट्र के भीतर बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई, महाराष्ट्र के भीतर बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई। और जब महाराष्ट्र के भीतर बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई तो विजयनगर साम्राज्य जो अपने क्षेत्र को विस्तारित कर रहा था उसके ऊपर अंकुश लग गया, उसके ऊपर अंकुश लग गया, मतलब उसके ऊपर रोक लग गया। देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम आपको यह बात बोलना चाह रहे हैं कि ये जो कर्नाटका है, कर्नाटका के क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। कर्नाटका के क्षेत्र में जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, विजयनगर साम्राज्य के शासक अपने साम्राज्य को विस्तारित कर रहा था। और जब अपने साम्राज्य को विस्तारित कर रहा था तो विजयनगर साम्राज्य के उत्तर में महाराष्ट्र पड़ता था, और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई। और जब महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई तो अब बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर साम्राज्य के शासकों को रोका, बहमनी साम्राज्य के शासकों ने विजयनगर साम्राज्य के शासकों को रोका, नहीं तो यह धीरे धीरे जो है उत्तर की ओर बढ़ता जाता। और जब आपको महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई तो अब विजयनगर साम्राज्य के शासक उत्तर की ओर नहीं बढ़ सकता था। और जब विजयनगर साम्राज्य के शासक अब उत्तर की ओर नहीं बढ़ सकता था तब विजयनगर साम्राज्य के शासक जो है अपने आप को दक्षिण की ओर विस्तारित करने का प्रयास किया, दक्षिण की ओर विस्तारित करने का प्रयास किया। तो अब आगे हम आपको बताएंगे दक्षिण की तरफ विस्तार किसने किया था। लेकिन हरिहर प्रथम के शासनकाल के समय ही महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई, जिस वजह से विजयनगर साम्राज्य उत्तर भारत की ओर विस्तारित नहीं हो सका, उत्तर भारत की ओर विस्तारित जो है विजयनगर साम्राज्य का बहुत ज्यादा नहीं हो सका। शासन प्रशासन करते हुए हरिहर प्रथम का निधन 1356 में हो गया। हरिहर प्रथम के निधन होने के बाद हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी उसका भाई बुक्का प्रथम बना। हरिहर प्रथम के निधन होने के बाद हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी जो है उसका भाई बुक्का प्रथम बना, उसका भाई जो है आपको बुक्का प्रथम बना। अब जो बुक्का प्रथम है, बुक्का प्रथम का शासन काल है 1356 से लेकर 1377, 1356 से लेकर 1377 बुक्का प्रथम का शासन काल है। जो बुक्का प्रथम है, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। ब से बुक्का, ब से वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। आपसे यह प्रश्न कई दफा कई परीक्षा में पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की है। तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि आपको बुक्का प्रथम ने धारण की है। तो जो बुक्का प्रथम है जिसका शासन काल है 1356 से लेकर 1377, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। अब बुक्का प्रथम जब शासक बने तो बुक्का प्रथम ने यह देखा महाराष्ट्र के क्षेत्र में तो हम जा नहीं सकते हैं, यानी उत्तर की ओर तो हम जा नहीं सकते हैं,
और जब हम उत्तर की ओर नहीं जा सकते हैं तो अपने साम्राज्य का विस्तार हम दक्षिण भारत की ओर करें, अपने साम्राज्य का विस्तार हम दक्षिण भारत की ओर करें। तो बुक्का प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत की तरफ किया, केरला और तमिलनाडु के क्षेत्र में किया, केरला और तमिलनाडु के क्षेत्र में किया। तमिलनाडु के भीतर ही मदुरै पड़ता है, मदुरै, तमिलनाडु में ही मदुरै पड़ता है, मदुरै, जहां पर आपको पांड्य वंश के शासकों का शासन था। मीनाक्षी मंदिर आपको मदुरै में है, मीनाक्षी मंदिर आपको मदुरै में है। तो बुक्का प्रथम दक्षिण भारत की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बुक्का प्रथम के शासनकाल के दौरान ही मदुरै का विजय किया गया, मदुरै का विजय किया गया। और बुक्का प्रथम के शासनकाल के दौरान जो मदुरै का विजय किया गया, मदुरै जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, इस मदुरै विजय के विषय में जानकारी हमें मदुरै विजयम नामक ग्रंथ से मिलती है, मदुरै विजयम नामक ग्रंथ से मिलती है। और जो मदुरै विजयम नामक ग्रंथ है, इसकी रचना आपको, एक तो बुक्का प्रथम का पुत्र था कंपन, बुक्का प्रथम का पुत्र कौन था? कंपन, कंपन। अगर आपको याद हो तो पुष्यमित शुंग, पुष्यमित शुंग जो अपना सभी सैन्य अभियान किया था वह अपने पुत्र के नेतृत्व में किया था। अपने किस पुत्र के नेतृत्व में पुष्यमित शुंग ने सैन्य अभियान किया था? अग्निमित्र। किसके नेतृत्व में? अग्निमित्र, अग्निमित्र के नेतृत्व में। जिस प्रकार से पुष्यमित शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र के नेतृत्व में सभी सैन्य अभियान किया, उसी प्रकार से जो बुक्का प्रथम था, बुक्का प्रथम ने भी अपना सैन्य अभियान, बुक्का प्रथम ने भी अपना सैन्य अभियान अपने पुत्र कंपन के नेतृत्व में किया। और कंपन के नेतृत्व में ही बुक्का प्रथम ने मदुरै का विजय करके मदुरै को अपने साम्राज्य में मिलाया, जिसकी जानकारी हमें मदुरै विजयम नामक ग्रंथ से मिलती है। और इस मदुरै विजयम नामक ग्रंथ की रचना कंपन की पत्नी, कंपन की पत्नी गंगा देवी ने की, कंपन की पत्नी गंगा देवी ने की। तो एक तो आप देख रहे हैं कि बुक्का प्रथम दक्षिण भारत की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन बुक्का प्रथम ने यह सोचा कि दक्षिण भारत ही क्यों, हम उत्तर भारत की ओर भी अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। और बुक्का प्रथम उत्तर भारत की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। तो बहमनी साम्राज्य के शासकों ने इनसे संघर्ष करना शुरू कर दिया, बहमनी साम्राज्य के शासकों ने इनसे संघर्ष करना शुरू कर दिया और कहा कि आप हमको पराजित कीजिए। मतलब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष की शुरुआत बुक्का प्रथम के शासनकाल से हुई है, बुक्का प्रथम के शासनकाल से हुई है। जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई थी तो उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक बुक्का प्रथम थे, वहीं उस समय बहमनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह प्रथम था, मोहम्मद शाह प्रथम। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे कि हसन गंगू के नाम से जानते हैं, हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। हसन गंगू के निधन होने के बाद हसन गंगू का उत्तराधिकारी उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम बना, मोहम्मद शाह प्रथम बना। तो जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष, जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई तो उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक बुक्का प्रथम थे, तो वहीं उस समय बहमनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह प्रथम था, मोहम्मद शाह प्रथम था, मोहम्मद शाह प्रथम था। तो जो है आपको बुक्का प्रथम के शासनकाल से ही विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जो है संघर्ष की शुरुआत हुई, संघर्ष की शुरुआत हुई। और जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई तो इस संघर्ष के दौरान ही गोला बारूद तोपखाने का पहली बार प्रयोग किया गया था। और भारतवर्ष की हम बात करें तो भारतवर्ष के अंतर्गत गोला बारूद तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ था। और दक्षिण भारत के अंतर्गत गोला बारूद तोपखाने का प्रयोग तब हुआ जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के शासक आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू किए। वहीं अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में गोला बारूद तोपखाने का प्रयोग बाबर के आगमन से हुआ, मुगल बादशाह बाबर के आगमन से हुआ। जब मुगल बादशाह बाबर का आगमन हुआ तो बाबर ने उत्तर भारत में गोला बारूद तोपखाने का प्रयोग पहली बार किया। वहीं भारत के अंतर्गत दक्षिण भारत में सबसे पहले गोला बारूद तोपखाने का प्रयोग हुआ था विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जब संघर्ष की शुरुआत हुई तो उसी दौरान जो है आपको पहली बार गोला बारूद तोपखाने का प्रयोग किया गया था। शासन प्रशासन करते हुए बुक्का प्रथम का निधन 1377 में हो गया। बुक्का प्रथम के निधन होने के बाद विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश में अगले शासक बने हरिहर द्वितीय। अगले शासक कौन बने? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय
जो हरिहर द्वितीय है, इनका शासनकाल है 1377 से 1406। इनका शासनकाल है 1377 से 1406। हरिहर द्वितीय इस साम्राज्य के प्रथम शासक हुए जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और आप सभी लोग इस बात से निश्चित तौर पर अवगत होंगे कि जो महाराजा धीराज है, महाराजा धीराज की उपाधि कौन शासक धारण करता है? महाराजा धीराज की उपाधि स्वतंत्र शासक धारण करता है। स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र शासक, जो शासक स्वतंत्र होता है वो आपको महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। तो जो हरिहर द्वितीय हुए, ये विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक हुए जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अर्थात हम यह बात कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के प्रथम स्वतंत्र शासक जो है आपको हरिहर द्वितीय हुए। प्रथम स्वतंत्र शासक आपको हरिहर द्वितीय हुए। इनका प्रधानमंत्री या सलाहकार सायन था, समझिए, इनका प्रधानमंत्री या सलाहकार सायन था, जो कि इनके दरबार में रहता था। और सायन ने ऋग्वेद के ऊपर टीका लिखी है। सायन ने जो है आपको ऋग्वेद के ऊपर जो है आपको टीका लिखी है, ऋग्वेद के ऊपर टीका लिखी है। शासन प्रशासन करते हुए इनका निधन 1406 में हो गया। 1406 में जब हरिहर द्वितीय का निधन हो गया तो हरिहर द्वितीय का उत्तराधिकारी बना आपको देवराय प्रथम। हरिहर द्वितीय का उत्तराधिकारी बना आपको देवराय प्रथम। जो देवराय प्रथम है, देवराय प्रथम का शासनकाल है 1406 से 1422। 1406 से 1422 देवराय प्रथम का शासनकाल है। जो देवराय प्रथम है, अगर हम देवराय प्रथम की बात करें तो देवराय प्रथम आपको विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक हुए जिन्होंने अपनी सेना में मुसलमानों को शामिल किया, तुर्की मुसलमानों को शामिल किया, या यो कि मुसलमानों को शामिल किया। देखिए, आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य था। विजयनगर जो है आपको एक हिंदू साम्राज्य था। हिंदू साम्राज्य था तो यहां पर सामान्य तौर पर सेना में हिंदुओं की ही भर्ती की जाती थी। शुरुआती दौर में सामान्य तौर पर सेना में हिंदुओं की ही भर्ती की जाती थी, लेकिन बाद में जाकर विजयनगर साम्राज्य की सेना में मुसलमानों को भी शामिल किया गया। और विजयनगर साम्राज्य की सेना में सर्वप्रथम मुसलमानों को शामिल करने वाला, या यूं कहे तुर्की मुसलमानों को शामिल करने वाला प्रथम शासक आपको देवराय प्रथम हुआ। और अब इसके बाद देखिएगा, जो देवराय प्रथम है, देवराय प्रथम का संघर्ष भी बहमनी साम्राज्य के शासक से हुआ था। देवराय प्रथम का संघर्ष बहमनी साम्राज्य के जिस शासक के साथ हुआ था उसका नाम था फिरोज शाह बहमन। फिरोज शाह बहमन। तो देवराय प्रथम का संघर्ष जब बहमनी साम्राज्य के शासक फिरोज शाह बहमन के साथ हुआ तो उसमें फिरोज शाह बहमन की जीत हुई। फिरोज शाह बहमन की जीत हुई, लेकिन फिरोज शाह बहमन ने देवराय प्रथम के साम्राज्य को किसी भी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचाया, क्योंकि देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमन के साथ कर दिया। फिरोज शाह बहमन के साथ कर दिया, मतलब इसका भी संघर्ष बहमनी साम्राज्य के शासकों के साथ हुआ, लेकिन इसके बावजूद इनके साम्राज्य को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई, क्योंकि इन्होंने बहमनी साम्राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। और जो देवराय प्रथम है, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान ही, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान ही एक विदेशी यात्री आया था जिसका नाम था निकोलो कांटी। निकोलो कांटी, निकोलो कांटी इटली का रहने वाला था। जो निकोलो कांटी था, निकोलो कांटी आपको इटली का रहने वाला था। इटली का रहने वाला था और यह 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था आपको निकोलो कांटी। निकोलो कांटी। और जब ये विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आए थे तो उस समय यहां के शासक आपको देवराय प्रथम हुआ करते थे। देवराय प्रथम हुआ करते थे। और इनके दरबार में एक महान विद्वान थे लखन्ना। लखन्ना, लखन्ना महान विद्वान था जो इनके दरबार में रहा करता था। और लखन्ना इनके दरबार में विदेश मंत्री के पद पर भी था। वो विद्वान भी था और साथ ही साथ विदेश मंत्री के पद पर भी जो है लखन्ना था, जो कि देवराय प्रथम के दरबार में रहा करता था। शासन प्रशासन करते हुए देवराय प्रथम का निधन 1422 में हो गया। देवराय प्रथम के निधन होने के बाद अगले शासक बने आपको देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय, जो आपको देवराय द्वितीय है, देवराय द्वितीय का शासनकाल है 1422 से लेकर 1446। 1422 से लेकर 1446 देवराय द्वितीय का शासनकाल है। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत
शासन करने वाले राजवंशों में संगम वंश की बात करें तो जो संगम वंश है, संगम वंश में हरिहर प्रथम से लेकर विरूपाक्ष द्वितीय तक जितने भी शासक हुए, हरिहर प्रथम शासक और संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय, हरिहर प्रथम से लेकर विरूपाक्ष द्वितीय तक जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों में संगम वंश के सबसे महान शासक आपको देवराय द्वितीय था। हम पूरे विजयनगर साम्राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ संगम वंश की बात कर रहे हैं। अगर हम संगम वंश को देखें तो एकदम बतिया लीजिए, मुंह तो तोड़ देंगे हम, ठीक है। कौन बतिया सकता है? लड़की है ना, लड़का को उतना फुर्सत है बतियाएगा? मुंह तोड़ देंगे हम, समझे? अरे देखिए, बतिया करके इतना शरीफ बन रही है कि लगता है बतिएवे नहीं की है। बकलोलवी, आप हमेशा क्लास में बतियाते हैं, आप क्वेश्चन उठा करके पूछते हैं तो दिन में तारा नजर आता है। जिसको बोल रहे हैं उसको पता भी चल रहा है, जो बतिया रहे थे उसी को बोल रहे हैं। अब कौन बतिया रहे थे वो देख लीजिए। चलिए शांत रहिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो संगम वंश की अगर हम बात करें तो संगम वंश के सबसे महान शासक, संगम वंश के सबसे महान शासक जो है आपको देवराय द्वितीय बना। देवराय द्वितीय बना। देवराय द्वितीय बना। देवराय द्वितीय ने कई प्रकार की उपाधि धारण की, जैसे कि गजबेटकर। गजबेटकर का अर्थ होता है हाथी का शिकारी, हाथी का शिकारी। गजबेटकर की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई और इन्होंने भारी मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में तुर्की मुसलमानों को अपने साम्राज्य में शामिल किया, अपने सेना में शामिल किया, अपनी सेना में शामिल किया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर प्रश्न यह रहता है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम तुर्की मुसलमान को अपनी सेना में शामिल किया, तो उत्तर देवराय प्रथम होगा। लेकिन यहीं पर अगर प्रश्न यह रहे कि विजयनगर साम्राज्य के किस सुल्तान ने भारी संख्या में, किस सुल्तान ने भारी संख्या में अपनी सेना में तुर्की मुसलमानों को शामिल किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। तो देवराय द्वितीय ने भारी संख्या में तुर्की मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल किया और इनके दरबार में तेलुगु भाषा के एक महान विद्वान रहते थे जिसका नाम था श्रीनाथ, जिसका नाम था श्रीनाथ, जिन्होंने हर विलासम नामक ग्रंथ की रचना की है। तो तेलुगु भाषा के महान विद्वान श्रीनाथ इनके दरबार में रहते थे और श्रीनाथ के द्वारा ही हर विलासम नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। श्रीनाथ के द्वारा ही जो है हर विलासम नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। ये श्रीनाथ जो है देवराय द्वितीय के ही दरबार में रहा करता था। श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में रहा करता था। देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान एक विदेशी यात्री आया था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक, और अब्दुल रज्जाक फारस का रहने वाला था। फारस कहिए, ईरान कहिए या पर्सिया कहिए, फारस कहिए, ईरान कहिए या पर्सिया कहिए। कहीं पर फारस लिखता है, कहीं पर ईरान लिखता है, कहीं पर पर्सिया लिखता है। तो फारस यात्री या ईरानी यात्री या पर्सिया यात्री अब्दुल रज्जाक इन्हीं के शासनकाल के दौरान, अब्दुल रज्जाक जो है आपको इन्हीं के शासनकाल के दौरान 1442 ईस्वी में, 1442 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया। शासन प्रशासन करते हुए देवराय द्वितीय का निधन 1446 में हो गया। देवराय द्वितीय के बाद विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश में और भी कई सारे शासक बने, लेकिन उन शासकों का कोई खास महत्व नहीं है। वहीं संगम वंश को अगर हम देखें तो जो संगम वंश है, संगम वंश के अंतिम शासक, संगम वंश के अंतिम शासक जो है आपको विरूपाक्ष द्वितीय, विरूपाक्ष द्वितीय बना। और जो विरूपाक्ष द्वितीय है, विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या सालूब नरसिंह ने कर दी। जो विरूपाक्ष द्वितीय है, विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या जो है आपको सालूब नरसिंह ने कर दी। सालूब नरसिंह ने कर दी और विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या सालूब नरसिंह ने करके संगम वंश के स्थान पर एक नए राजवंश सालूब वंश के शासन की नींव डाली। सुलूब वंश या सालूब वंश, सुलूब वंश के शासन की नींव डाली। और जो सुलूब वंश या सालूब वंश है, इसका शासन रहा है 1485 से लेकर 1505, 1485 से लेकर 1505। अब देखिएगा, आप इस शासन अवधि को याद कीजिए। इस शासन अवधि में एक बहुत बड़ी घटना घटी है और उसी घटना ने भारत को गुलाम बना दिया, भारत को गुलाम बना दिया। अब यहां तक तो दिमाग काम कर रहा होगा अब कुछ। इस अवधि के दौरान 1485 से 1505 के बीच एक ऐसी घटना घटित हुई जिस घटना ने भारत को गुलाम बना दिया। और वह घटना यह है कि इस अवधि के दौरान
1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का भारत आगमन हुआ और वास्को डिगामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की और इसके बाद यूरोपीय लोग भारत आने लगे और जो यूरोपीय लोग भारत आने लगे, यूरोपीय लोग व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए और बाद में जाकर भारत को अपना गुलाम बना लिया। बाद में जाकर भारत को अपना गुलाम बना लिया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब वास्को डिगामा का भारत आगमन हुआ था, जब वास्को डिगामा का 1498 ईस्वी में भारत आगमन हुआ था, तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति को अगर आप देखेंगे, यानी 1498 के समय की राजनीतिक स्थिति को आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि 1498 में जब वास्को डिगामा का भारत आगमन हुआ था तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत सुलू वंश का शासन था। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत सुलू वंश का शासन था। वहीं अगर आप उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति को देखते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि उत्तर भारत में उस समय लोधी वंश का शासन था। आप याद कीजिए, लोधी वंश का शासन 1451 से 1526, 1451 से 1526 और 1451 से 1526 के बीच में 1498 आता है कि नहीं आता? एकदम आता है। और उस समय अगर शासक अगर आप देखेंगे तो उस समय के शासक सिकंदर लोधी थे 1489 से 1517। सिकंदर लोधी का शासनकाल हम आपको बता चुके हैं। सिकंदर लोधी के शासनकाल को आप याद कीजिए, 1489 से 1517 और 1489 से 1517 के बीच में ही 1498 आता है। 1498 आता है तो ध्यान दीजिएगा, जब आपको 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा का भारत आगमन हुआ तो उस समय उत्तर भारत में लोधी वंश का शासन और दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत सुलू वंश या सालू वंश का शासन, सुलू वंश या सालू वंश का शासन हुआ करता था। सुलू वंश या सालू वंश का शासन कम अवधि के लिए रहा है, 1485 से 1505। इस वंश में 3-4 शासक हुए, 4 शासक हुए, लेकिन उन शासकों का कोई खास महत्व नहीं है। इस वंश के विषय में कुछ आपको याद रखना ही नहीं है, बस बीच में है तो एक याद रखने के लिए क्रमवार तरीका से जो है इसको पढ़ लेते हैं, नहीं तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये एकदम से महत्वपूर्ण नहीं है, ना आज तक पूछा गया है और ना कभी पूछा जाएगा। ऐसे में तो बहुत छोटा छोटा राजवंश से जो शासन किया है, समझ, बहुत चीज को पढ़ना होगा, वो सब नहीं पूछा जाता है, समझ गए। तो अब देखिएगा, सालू वंश या सुलू वंश का शासन 1485 से 1505 तक रहा। सुलू वंश के संस्थापक सुलू नरसिंह थे। वही इस वंश के जो अंतिम शासक हुए इमादी नरसिंह, इमादी नरसिंह, और इमादी नरसिंह की हत्या वीर नरसिंह ने कर दी। इमादी नरसिंह की हत्या वीर नरसिंह ने कर दी और वीर नरसिंह ने सालू वंश के स्थान पर एक नए राजवंश तुलु वंश के शासन की नींव डाली। सालू वंश के स्थान पर एक नए राजवंश जो है आपको तुलु वंश के शासन की नींव डाली। और जो तुलु वंश है, तुलु वंश का शासन रहा है 1505 से लेकर 1565। तुलु वंश का शासन रहा है 1505 से लेकर 1565। तुलु वंश के संस्थापक, तुलु वंश के संस्थापक के रूप में चर्चा मिलता है आपको वीर नरसिंह का, वीर नरसिंह का। और जो वीर नरसिंह है ये 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक शासन प्रशासन किए और 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह का निधन हो गया। जब 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह का निधन हो गया तो वीर नरसिंह का उत्तराधिकारी उसका सौतेला भाई, वीर नरसिंह का उत्तराधिकारी उसका सौतेला भाई कृष्णदेव राय बना। कृष्णदेव राय बना तो वीर नरसिंह का उत्तराधिकारी जो है आपको कृष्णदेव राय बना। कृष्णदेव राय बना। जो कृष्णदेव राय है, कृष्णदेव राय का शासन काल है आपको 1509 से लेकर 1529। 1509 से लेकर 1529 कृष्णदेव राय का शासनकाल है। कृष्णदेव राय का शासनकाल है। अब कृष्णदेव राय के शासनकाल को देखिए, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत किसी भी शासक के शासनकाल को आपको याद नहीं रखना है, लेकिन ध्यान रहे कृष्णदेव राय के शासनकाल को आपको निश्चित तौर पे याद रखना है, क्योंकि जब आप अलग अलग परीक्षा के क्वेश्चन बैंक को देखते हैं तो कोई कोई परीक्षा ऐसा है जो कि शासकों के शासनकाल से संबंधित प्रश्न पूछता है। जैसे कि एक दो एग्जांपल के तौर पर हम आपको बता दें, हर्षवर्धन का शासनकाल आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब किस परीक्षा में पूछा है यह नहीं बता सकते हैं, लेकिन हर्षवर्धन का शासनकाल पूछा जा चुका है। दूसरा, बलबन का शासनकाल आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। बलबन का शासनकाल आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। जहां तक हमको अभी याद आ रहा है, ये 2 शासक ऐसे हैं जिनके शासनकाल के विषय में पूछा गया है। और अगर हम विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जिस एक शासक के शासनकाल को हमें याद रखना है वह है आपको कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, तो इसके शासनकाल को आप याद रखिएगा। अब अगर हम पूरे विजयनगर साम्राज्य को देखें तो पूरे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एकदम बतियाइए, कहां से ये सब गंदा आदत आप लोग अपने में विकास कर लिए हमारा। जो उधर पीछे, जो एकदम पीछे में बैठे हुए हैं डेस्क पे, मचोला पर जो बैठे हुए हैं दोनों, माथा लड़ा देंगे फूट जाएगा।
समझ गए? तब बेड रेस्ट में चले जाइएगा। अजीब हाल है, बताइए। फिर क्लास में आने का महत्व क्या है जी? वाह महाराज, यानी इसका मतलब है कि हम ऐसे बकबक कर रहे हैं, हम पागल हैं ना? वो हम पागल हैं, ऐसे बकबक कर रहे हैं। देखिए सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बता रहे हैं। देखिए आपको जो याद नहीं रहता है, ठीक है, याद नहीं रहता है, आप देखते होंगे कि चीज आपको समानता का अधिकार, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, बतियाना। ओ समझे? देखिए देखिए देखिए, आपको याद नहीं होता है। बहुत विद्यार्थी का ये प्रॉब्लम होता है, सर याद नहीं होता है। बहुत का होता है याद होता है, भूल जाते हैं, ठीक है। तो याद होता है, भूल जाते हैं, आप चीजों को गंभीरता से लेते ही नहीं। देखिए जो पहला प्यार होता है जीवन में, उसको इंसान बड़ी गंभीरता से लेता है, इसलिए वो जीवन के अंतिम समय तक याद रहता है। कुछ चीज आप देखते होंगे जिसको आप गंभीरता से लेते, वो सदा 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 के लिए याद रह जाता है। जैसे बचपन की कुछ बातें, कुछ घटनाएं हमेशा के लिए आपके जेहन में बैठ जाता है, उसको गंभीरता से आप लेते हैं। वही कुछ चीज ऐसा होता है जिसको आप गंभीरता से लेते ही नहीं है। आपको लगता है कि पढ़ाई को गंभीरता से लेकर के क्या होगा, कुछ नहीं होगा, समझ गए? तो इसलिए आप जो है अनुशासनहीनता जैसा चीज करते हैं, तो ये गलत बात है। गंभीरता से चीजों को लीजिए, और जब तक आप किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तक वो आपके साथ नहीं रह सकता है, आपका साथ नहीं दे सकता है, आपको याद नहीं रह सकता है। तो चीजों को गंभीरता से लीजिए, और पढ़ने के लिए आए हैं पढ़िए, बतियाइए नहीं, यही बोलेंगे। और इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते हैं, हम फांसी तो नहीं है दे सकते हैं। चलिए देखिए कृष्णदेव राय, आप लोग को अपने करियर को लेकर डर नहीं लगता है जी? पता नहीं। देखिए हम अच्छा खासा विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अगर जोड़ लीजिएगा तो अप्रॉक्स 15 से 20 हजार विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। फिर भी कभी कभी जब अपने करियर के विषय में सोचते हैं तो डर हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा आगे, समझ गए? और डर के मारे रात रात भर नींद नहीं होता है, जबकि इतना बेहतर स्थिति में है। अभी 15 से 20 हजार विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं अभी फिलहाल, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अगर मिला ले, तो इसके बावजूद जो है एक डर करियर को लेकर के अंदर में बना हुआ है। लेकिन पता नहीं आप लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं, क्या आपको अपने करियर को लेकर कोई डर ही नहीं है? चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है ये। अब आगे आइएगा, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है 1509 से लेकर 1529। कृष्णदेव राय पूरे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, पूरे विजयनगर साम्राज्य की हम बात करें, पूरे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत सबसे महान शासक हुए। और कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान एक बहुत बड़ी घटना इतिहास में घटित हुई है। जो बहुत बड़ी घटना इतिहास में घटित हुई है वह घटना है 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना। 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना आप सभी लोग जानते होंगे। हमने आपको दिल्ली सल्तनत जब बताया था तो वहां पर जब हम आपको इब्राहिम लोदी बता रहे होंगे तो वहां पर पानीपत के प्रथम युद्ध के विषय में चर्चा किए होंगे कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वह अप्रैल 1526 में, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वह अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और दिल्ली सल्तनत के शासन को समाप्त करके दिल्ली सल्तनत के स्थान पर मुगल वंश के शासन की नींव डाली। तो जो मुगल वंश है, मुगल वंश उत्तर भारत में स्थापित हुआ था। भले बाद के दिनों में जाकर मुगलों ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक कर लिया हो, वो अलग बात है, लेकिन जो मुगल वंश है, मुगल वंश की स्थापना उत्तर भारत में हुई थी। और जब उत्तर भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासक कृष्णदेव राय हुआ करते थे। और बाबर अपनी आत्मकथा लिखे हैं जिसे बाबर नामा कहा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसे बाबर नामा कहा जाता है, बाबर नामा कहा जाता है। और अगर आप उस बाबर नामा को देखेंगे, उस बाबर नामा को अगर आप देखेंगे तो उस बाबर नामा में बाबर ने कृष्णदेव राय की चर्चा की है।
कृष्णदेव राय की चर्चा की है। और बाबर ने कृष्णदेव राय को उस समय के भारत के सबसे शक्तिशाली शासक के तौर पर याद किया है। बाबर ने कृष्णदेव राय के विषय में यह कहा है कि आज के भारत का सबसे शक्तिशाली शासक जो है आपको कृष्णदेव राय है। अब बाबर ने कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली शासक क्यों बताया? बाबर ने कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली शासक इस वजह से बताया क्योंकि जब कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे तो कृष्णदेव राय ने लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को, मतलब केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आज का तेलंगाना, कर्नाटका, इन तमाम क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये तमाम क्षेत्र जीतकर कृष्णदेव राय ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और ध्यान रहे कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जो संघर्ष कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र, मराठावाड़ प्रदेश और तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र को लेकर जो हो रहा था, तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र को ही रायचूर दोआब भी कहते हैं, रायचूर दोआब भी कहते हैं। तो कृष्णदेव राय ने इन सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। कृष्णदेव राय ने कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र, तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र, मराठावाड़ प्रदेश, यानी जिन क्षेत्रों को लेकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष हो रहा था, जिन क्षेत्रों को लेकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष हो रहा था, उन सभी क्षेत्रों को कृष्णदेव राय ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। कृष्णदेव राय ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और वो जो 3 क्षेत्र को लेकर हो रहा था वो काफी उपजाऊ क्षेत्र था, काफी उपजाऊ क्षेत्र था और काफी उपजाऊ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जिस वजह से कृष्णदेव राय को अधिक से अधिक राजस्व आने लगा। और जब अधिक से अधिक राजस्व आने लगा तो कृष्णदेव राय उस राजस्व के माध्यम से एक विशाल सेना का गठन किया और उस सेना के मदद से कृष्णदेव राय ने सैन्य अभियान किए। और उस सैन्य अभियान के तहत कृष्णदेव राय ओडिशा तक पहुंच गए थे। ओडिशा जैसे राज्यों को भी जीत करके कृष्णदेव राय ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यानी बाबर ने यह देखा कि भारत में तो कई सारे शासक हैं, लेकिन बाबर ने यह देखा कि भारत में जो कई सारे शासक हैं उन सभी शासकों में सबसे बड़ा साम्राज्य अगर किसी का है तो सबसे बड़ा साम्राज्य बाबर ने यह देखा कि कृष्णदेव राय का है, कृष्णदेव राय का है। जिस वजह से बाबर ने कृष्णदेव राय को उस समय के भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। साथ ही साथ कृष्णदेव राय विद्वान व्यक्ति था। तेलुगु भाषा के विद्वान थे, संस्कृत भाषा के विद्वान थे, तमिल भाषा के विद्वान, बहुत बड़े विद्वान थे कृष्णदेव राय। कई भाषा के जानकार थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ की रचना की है और संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना की है, जाम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना की है। और कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के बहुत सारे विद्वान रहते थे, जिसमें तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वान कृष्णदेव राय के दरबार में ही रहते थे। और कृष्णदेव राय के दरबार में जो तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वान रहते थे उसी को अष्ट दिग्गज कहा गया, अष्ट दिग्गज कहा गया, अष्ट दिग्गज। इतिहास में एक अष्ट दिग्गज है और एक अष्ट प्रधान है। अष्ट दिग्गज का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है और अष्ट दिग्गज तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वान जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे उसी को अष्ट दिग्गज कहा गया। और जो अष्ट प्रधान है इसका संबंध मराठा साम्राज्य से है और मराठा साम्राज्य के अंतर्गत शिवाजी को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए जो 8 सदस्यीय मंत्री परिषद हुआ करता था उस 8 सदस्यीय मंत्री परिषद को ही अष्ट प्रधान कहा गया, अष्ट प्रधान कहा गया। अब तेलुगु भाषा के बड़े बड़े विद्वान कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे तो स्वाभाविक सी बात है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान तेलुगु भाषा का बहुत ज्यादा विकास हुआ होगा। और निश्चित तौर पर तेलुगु भाषा का सबसे ज्यादा विकास, तेलुगु भाषा का जो है सबसे ज्यादा विकास, तेलुगु भाषा का सबसे ज्यादा विकास जो है आपको किसके शासनकाल में हुआ? कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ। जिस वजह से कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कृष्णदेव राय ने सेना अभियान करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया, विद्वान व्यक्ति थे। साथ ही साथ कृष्णदेव राय स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी कई सारे कार्य किए। जैसे कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागल देवी के स्मरण में नागलपुर नामक शहर को बसाया। हजारा स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, इन मंदिरों का निर्माण जो है आपको कृष्णदेव राय के द्वारा ही करवाए गए। हजारा स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान ही करवाए गए थे। और जो कृष्णदेव राय का शासनकाल है, कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान ही 2 पुर्तगाली यात्री विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। एक का नाम था डोमिंग पायस या डोमिंग पेस
और दूसरा का नाम था बारबोसा। दोनों पुर्तगाली था। 1515-16 ईस्वी में डोमिंग पायस और बारबोसा 1515-16 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। और जब वह विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था उस समय शासक आपको कृष्णदेव राय हुआ करते थे। शासन प्रशासन करते हुए कृष्णदेव राय का निधन 1529 में हो गया। कृष्णदेव राय के निधन होने के बाद विजयनगर साम्राज्य के अगले शासक बने आपको अच्युत देव राय। अच्युत देव राय, अच्युत देव राय के शासनकाल के दौरान एक पुर्तगाली यात्री विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था, उसका नाम था नुनीज। अच्युत देव राय के बाद अगले शासक बने सदाशिव राय। अच्युत देव राय के बाद अगले शासक बने सदाशिव राय। देखिए, जो सदाशिव राय है, अगर हम सदाशिव राय की बात करें तो सदाशिव राय तुलुक वंश के अंतिम शासक हुए।